बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने वफाकी बजट पेश किया है 2023-24 और 144 खरब से ज़ायद का ये कुल बजट पेश किया गया। अगर हम देखें जो उन्होंने पिछले साल का जायज़ा पेश किया या फिर पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस का जिक्र किया, तो हर वज़ीर ख़जाना बजट पेश करते हुए कमोबेश वही बातें करते हैं कि माजी की जो हुकूमतें रही हैं उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हुआ है और हमारी हुकूमत ने क्या क्या कोशिशें की हैं। और ये जो 1-1.5 साल का अरसा था PTI की हुकूमत के खात्मे के बाद से, तो डार साहब ने बताया कि मखलूत हुकूमत ने किस तरीके से मुश्किल फैसले किए हैं और कैसे मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। आज सबसे पहले तो उनका तकरीर का हिस्सा इस पर मुश्तमिल था जिसका उन्होंने आज भी जिक्र किया है, क्योंकि ये बातें होना शुरू हो गई थी PDM की हुकूमत के बाद ही कि हम बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं। और ख़ास तौर से जो मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है इतने अरसा, उसमें इकॉनमी ने सफ़र किया है, उसकी वजह से अवाम ने सफ़र किया है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती गई है और सिर्फ अवाम की कुव्वत ख़रीद जो है वो मुतासिर हुई है। इस वक्त भी अगर आप सड़क पर निकल के बात करें तो आपको अवाम यही शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हर चीज़ जो है वो उनकी पहुंच से दूर हो गई है। अब अगर आज के हम बजट की तरफ देखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली पहला रिलीफ जिसकी हमेशा बात की जाती है वो सरकारी मुलाजमीन को दिया गया है। शायद बहुत सारी लोगों की उम्मीदों पर वो पूरा ना उतरता हो, क्योंकि ये भी खबरें आई कि जब इस बजट से पहले काबीना इजलास चल रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत इंसिस्ट किया कि इसको 50% तक इजाफा कर दिया जाए, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको सामने रखते हुए इसको 35% इजाफा किया गया ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए, 30% इजाफा किया गया ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन के लिए, कम से कम उजरत 32,000 और पेंशन जो है वो 17.5% उसमें इजाफा हमें देखने को मिला। फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा बात की गई कि किस किस सेक्टर को हम किस तरीके से सब्सिडीज़ दे रहे हैं। ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर के हवाले से उन्होंने बात की, जो यूथ लोन प्रोग्राम्स हैं उनका जिक्र किया, ऑस्टेरिटी मेजर्स उनकी हुकूमत की तरफ से क्या क्या लिए गए हैं उसका हवाला दिया उन्होंने। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि हमेशा हर साल जब भी हम बजट देखते हैं तो आवाम के जहनों में ऑलरेडी ये चीज़ तैयार होती है कि ये बजट तो है, लेकिन इसके बाद इस बजट की शायद स्याही खुश्क होने से पहले ही कोई नया मिनी बजट आ जाएगा। तो मिनी बजट्स की सूरत में भी पूरा साल आवाम पर बहुत बोझ आता रहता है। तो आज का बजट जो है क्या वाकई जैसे वो दावा कर रहे हैं कि इससे अच्छा बजट इन मुश्किल हालात में नहीं हो सकता था, क्या ये बात दुरुस्त है? फिर इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना का इजलास जब ख़त्म हुआ तो आवाम को बताया कि हमने 9th रिव्यू के लिए तमाम तैयारियां पूरी की हैं, IMF की तमाम शराइत हमने पूरी की हैं। तो उनकी ये जो तवक्कुआत है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बड़ी जल्दी हो जाएगा, क्या वाकई हो जाएगा? क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि IMF के पास जाने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो आज इस बजट के हवाले से और ओवरऑल इकॉनमी के हवाले से हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि वो इस बजट के हवाले से क्या ख्याल करते हैं, उनकी अपनी क्या असेसमेंट है और किस तरीके से मईशत को स्टेबिलिटी और फिर स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ लेकर जाया जा सकता है। डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और अतीक मीर साहब भी हमें ज्वाइन करें, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब, आपसे पहले मैं तो आगाज़ करना चाहूँगी, ये फरमाइएगा, वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये जो अभी हालात हैं, चाहे वो पिछली हुकूमत की वजह से हैं या जो भी जिस तरीके से भी उन्होंने एक पॉलिटिकल एंगल उसका कवर किया, क्या वाकई समझते हैं कि हक़ाइक़ पर मबनी और रियलिस्टिक बजट था और इससे बेहतर वाकई इसहाक डार साहब नहीं बजट पेश कर सकते थे कोई? देखिए सादिया, बात यह है कि बजट जो है वो बेसिकली अकाउंटिंग बैलेंसिंग यानी कि एक मैकेनिज़्म है और ज़ाहिरी बात है उसमें तमाम हेड्स मिले हुए थे तो उन्होंने उसको बैलेंस तरीके से पेश करना था। लेकिन इन द बैकड्रॉप जो कि मिनिस्टर साहब ने भी और कल से इकनॉमिक जो सर्वे है उसमें भी ये चीज़ आई कि क्या हालात हैं, परफॉर्मेंस क्या रही है एक साल में, गुज़िश्ता साल में, और वो उसकी इन हालात के अंदर इस वक्त स्टेबिलिटी मेन फोकस है। यानी कि आने वाले वक्त के अंदर स्टेबिलिटी से मुराद
कि आपने लोगों पे मजीद बोझ नहीं डालना या कम से कम बोझ डालना है, ठीक, चाहे वो इन्फ्लेशन के मद्देनज़र रखते हुए या महंगाई के मद्देनज़र रखते हुए, और उसके साथ साथ आपने अपने ख़जाना जो उसमें फिस्कल स्पेस ना होने के बराबर है, लोगों को सैलरी रेज भी देना है, ये तमाम चीज़ें करनी है। तो इन हालात में इट्स अबाउट बैलेंसिंग। हाँ, अब क्या असल चीज़ जो है, जो मेरी निगाह से मैं देखता हूँ, एग्जीक्यूशन है। अभी आपने कहा मिनी बजट आते हैं, वो क्यों आते हैं? अगर पहले बहुत डिटेल में वर्किंग हो चुकी होती है और वो रियलिस्टिक बुनियादों पे हो, तो फिर मिनी बजट लाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। वो उसी सूरत में आती है कि आप किसी वजह से कमी कोताही रह जाती है, या आप अगर एक्सटर्नल फंडिंग पे जा रहे हैं, IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, और वो आपको मजीद कुछ शराइत बताते हैं कि ये आप चीज़ें मिस कर रहे हैं, या ये चीज़ें डिस्टॉर्शंस हैं या डिविएशंस हैं, इनको आपने दुरुस्त करना है, ये लॉसेज हैं, इनको कट करना है। तो मेरी निगाह से असल चीज़ एग्जीक्यूशन है और रियलिस्टिक है कि नहीं। हाँ, अब हैविंग सेड दैट 9 ट्रिलियन का जो टारगेट इसमें आ रहा है रेवेन्यू का, क्या वो इकट्ठा हो सकेगा? ठीक है, गुज़िश्ता सालों में इकट्ठा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली हर दफ़ा उसमें एक कमी रह जाती है, जो कि अभी भी आखिरी क्वार्टर में हमें नज़र आ रही है। तो ये तमाम ऐसे चैलेंजेस हैं, हमें देखना है कि हमारे अखराजात रियलिस्टिक हैं, क्या हम उन अखराजात को कम कर सकते हैं, हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, या हम रियलिस्टिकली लोगों को वो चीज़ें बताना चाहते हैं। तो मेरी निगाह से ये वक्त नहीं है पॉपुलिस्ट चीज़ों का, ये वक्त है रियलिज्म का, क्योंकि मुल्क एक ऐसे नहज पे है जहां हमें बड़ा सीरियसली अपने अपने आगे की जो डायरेक्शन है उसको तय करना है, और रिगार्डलेस कि कौन सी हुकूमत पहले थी या उससे पहले थी या उससे पहले थी, सब लोगों को कंसोलिडेट करके मुल्क को आगे बचाना भी है, बेहतरी की तरफ ले जाना है और तरक्की की तरफ ले जाना है। ना सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, अगर हमें अच्छे दिन आ जाएं इंशाल्लाह आएंगे, लेकिन उसके बाद हमें अपने रिजर्व्स डेवलप करने और आगे की तरफ बढ़ना है। सो मेरी यानी कि जो है ओपनिंग, ठीक है, बिल्कुल सही। मैं इसीलिए सबसे पहले तो ये जानना चाह रही हूँ कि बजट हर साल हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात है, वो आदादो शुमार का गोरख धंधा अतीक मीर साहब हमें नजर आता है कि इस इंडस्ट्री को हमने इतना दे दिया है, इस इंडस्ट्री को हम इतना रिलीफ दे रहे हैं, यहाँ पर हम इतने टैक्सेशन लगा रहे हैं, यहाँ पर इतने टैक्सेस हम कम कर रहे हैं। आज के बजट में जो इतना साल 1.5 साल मुल्क की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही है, जो हालत रही है, उसका डायरेक्ट ऑब्वियसली इफेक्ट तो है वो इकॉनमी पे ही आया है, अवाम पे आया है। तो उस हवाले से आप किस तरीके से इस बजट को देख रहे हैं, आज जो इसहाक डार साहब ने चीज़ें आपके सामने रखी है? अतीक मीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है, जी, हर बजट में आवाम की एक तवक्को होती है, हर बजट में आवाम की एक तवक्को होती है कि बजट कैसा होगा, उसको कोई रिलीफ है कि नहीं। खुसूसन इस बजट में, ये मुल्क की तारीख का एक बड़ा आजमाइशी बजट है। मैं समझता हूँ कि इसमें 2-3 चीज़ों को छोड़ के जो आजमाइशों के पहलू मुझे नजर आए हैं, उसमें जिंदगी लफ्ज रिलीफ तलाश करना इस बजट में ऐसे ही है जिससे झुलसती हुई आग में बर्फ की डली तलाश करना। ये सही। इस बजट की जो सबसे खतरनाक बात है वो 9,200 अरब का जो इसमें एक तखमीना लगा है महसूलात का, वो माइनस GDP में कैसे पूरा होगा। दूसरी बात, आप जब 7,200 अरब सूद दे देंगे तो फिर यकीनन आपके पास कुछ नहीं रह जाता। दूसरी बात, IMF ने आपसे हाथ उठा लिया, आपने पूरे बजट में एक ही बात कही, सऊदी अरब हमें इतने पैसे दे देगा, हमें फला मुल्क इतने पैसे दे देगा। तो ये मांग तांग कर इस बजट को आगे बढ़ाना, ये तो मैं समझता हूं, अब आप खुद सोच लीजिए कि दोस्त ममालिक मुश्किल है कि पैसे दें, IMF से पैसे मिलेंगे नहीं, मईशत में जान नहीं है क्योंकि GDP 0 है, मार्केटों का जो हाल है वो तो हमसे कोई पूछे, तो कैसे ये तो अब एक आजमाइश है, उसमें हम सब शामिल है। जैसा कहते हैं ना, डूबती हुई कश्ती से बोझ उतारते हैं, तो पहले हुकूमत एक पहल करे। अब कुर्बानियों का वक्त है इस मुल्क के लिए, इसकी मैशियत के लिए, इसकी बका और सलामती के लिए। ये बजट हमें इस बात का इशारा दे रहा है कि हर आदमी तैयार हो जाए कि उसे इस मुल्क के लिए मालियाती कुर्बानी देनी है, लेकिन उसकी पहल हुक्मरान करें। ये 80-90 अफराद की जो एक आपने सफेद हाथी पाले हैं, इनकी तादाद कम करें। ये मुफ्त बिजली, मुफ्त सफर, मुफ्त पेट्रोल, ये मुराद अनगिनत सहूलतें ये खत्म करें। आप ये गैर मुल्की दौरे, क्या जरूरत है आपको? किसी मुल्क के सदर के बच्चे की खतना भी है तो सदर पहुंचा हुआ होता है हार और फूल लेके। ये खत्म करे खुदा के लिए। हमें अपनी अपनी लैंग्वेज से, बॉडी लैंग्वेज से
और अपने किरदार अमल से ये बताएं कि हकीकतन ये मुल्क मुश्किलात में है। लेकिन आपके लल्ले तो देखकर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन कल जब इख्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की गई तो आप ये कह रहे हैं कि अवाम जो है वो मजीद मालियाती कुर्बानियों के लिए तैयार हो जाए, और आज का बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड आप कहते हैं कि जो हुक्मरान है वो इन कुर्बानियों के लिए तैयार नहीं है। मैं ज़रा इस पे भी आती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स का भी जिक्र किया, और ये हम हर दौर में हर बजट में सुनते हैं। ये भी कोई अतीक मीर साहब नई बात नहीं है कि हमने कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स बड़े ले लिए हैं, ये भी हर वजीर ख़जाना अपनी बजट तकरीर में बात करता ही करता है। बट मूविंग ऑन, में पहले ज़रा डॉक्टर नदीम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आज के बजट में जिस तरह उन्होंने कहा कि बड़े मुश्किल हालात में हम जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकते थे, गो के भी अतीक मीर साहब कह रहे थे कि रिलीफ का वर्ड तो बिल्कुल ही अजीब सा लगता है यहाँ पे, क्योंकि कोई रिलीफ आवाम को मिला नहीं है। बट आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ वो नया कर सकते थे, या क्या कुछ बेहतर कर सकते थे, या वाकई जैसे वो कह रहे हैं कि हकीकत पर मबनी और रियलिस्टिक बजट बनाया है? बड़े लोग हमें कहते थे क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है तो ये बड़ा इलेक्शन को सामने रखते हुए एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे आप लेकर आएंगे इस बजट को, बट हमने नहीं सोचा इलेक्शंस का, हम उस तरफ नहीं गए, हमने सिर्फ हकायक देखे। देखिए जी, रिलीफ की जो बात है वो तो मैं कह दूं कि मुझे बड़ी अजीब लगती है। हर साल आप लोग बजट के वक्त ये बात करते हैं। रिलीफ का तो मतलब वो है जैसे कि बचपन में जो स्कूल का बुली होता था, वो मारता था तो फिर कहता था मैंने तुम्हें बचा लिया तो तुम्हें रिलीफ दे दी। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अब बुलीस का किरदार अदा करना बंद कर देना चाहिए। इस बजट में, बजट तो तकरीबन वैसे ही है जैसे पहले आता है, कोई इसमें ख़ास मुख्तलिफ बात नहीं है। 6.5% आपने 6.5% आपने रखा है बजट का टारगेट। पिछले साल 5 रखा था, आया 7, अब 6.5 रखा है तो पता नहीं कितना आएगा। और 7 से 6.5 कोई बड़ी एडजस्टमेंट नहीं है। नंबर 2 बात जो है, मैंने बहुत बार बार सुनी फलाने सेक्टर को एग्जाम्पशन दे दी, फलानी एग्जाम्पशन दे दी। एग्जाम्पशन पे तो हम लोग रोते फिरते हैं। खुद ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने शाया किया है रिपोर्ट सेइंग कि 2.3 ट्रिलियन रुपए की वो एग्जाम्पशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। IMF भी एग्जाम्पशंस के पीछे रो रही है। तो मेरा ख्याल है, मैं एक बड़ी मोटी मोटी बात कर दूँ, जो मैं बजट देखना चाहता हूँ इस मुल्क में, वो होना चाहिए बड़ा सिंपल, जिसके अंदर एग्जाम्पशंस ना हो, जिसके अंदर टैक्सेस भी नए ना हो, बल्कि टैक्सेस सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएं। बहुत सिंप्लीफिकेशन हमें चाहिए। हमें हमारी इंडस्ट्री को, हमारी इन्वेस्टमेंट को टैक्सेस ने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि हर रोज़ नए टैक्स लगते हैं, कुछ बदलते हैं, कुछ चेंज होते हैं तो लोग डर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो डॉक्यूमेंटेशन की फ़िक्र में वो इतने तंग करते हैं टैक्स वाले लोग कि लोग परेशान होकर अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो मैं जो सुनना चाहता था बजट की स्पीच में, बहुत ज़्यादा चीज़ें, 2 चीज़ें। एक तो इन्वेस्टमेंट, कैसे हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी वो ज़्यादा देखा नहीं। हाँ, PSTP बढ़ रहा है, 1100 अरब पे जा रहा है, 1100 अरब पे PSTP जाएगा, बट उसमें वही अगेन पुरानी बातें हैं, सड़कें बनाएंगे और कोई पुराने प्रोजेक्ट्स ख़त्म करेंगे, कुछ पानी पे लगाएंगे, कुछ बिजली पे लगाएंगे। वी नीड टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट ऑन द PSTP। इवन द PSTP, फॉर एग्जाम्पल, हम रिसर्च पे कोई पैसे नहीं खर्चते। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पूरे मुल्क में R&D कोई नहीं है, हमारे पूरे मुल्क में प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं करते। फिर सरकारी तनख्वाहों पर अभी जो पहले बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सरकारी तनख्वाहें इस साल आपने जो सीनियर अफसर हैं उनकी 200% बढ़ाई है। पहले 150 बढ़ाई थी, अब 30 बढ़ाई है, तो 200% बढ़ा दी है। इसी तरह आप जूनियर स्टाफ की 35 बढ़ा रहे हैं। वो भी आज सारा दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रोक के बैठे होते, वो कहते हैं हमारी भी 150% और बढ़ाओ। तो ये तनख्वाहों का जो निज़ाम है, हम तो बल्कि ये कहते हैं, और काफ़ी लोगों ने लिखा है, सरकारी मुलाजमत ख़त्म करनी चाहिए। अब सरकारी मुलाजमत बहुत ज़्यादा हो गई है, सरकारी मुलाजमीन को आपने बहुत ज़्यादा मरातें दी हुई हैं। सरकारी घरों का निज़ाम, सरकारी गाड़ियों का निज़ाम, सरकारी दौरों का निज़ाम, ये निज़ाम नीड सीरियस रिव्यू। फिर इन्होंने ये भी कहा है 6 अलाउंसेस हैं, उसमें हैरान हुआ, एक ऑर्डरली अलाउंस भी है, एक कोई समथिंग अबाउट के परमानेंट अटेंडेंट अलाउंस भी है। ये अलाउंसेस क्या है? ये तो गोरे के ज़माने के अलाउंसेस अब तक ख़त्म हो जाने चाहिए थे। तो खुदा के वास्ते भी नीड टू रिव्यू आवर सैलरी स्ट्रक्चर। ये क्या दकियानूसी बातें हम कर रहे हैं? ये बड़ी डॉक्टर शमाइल, इस पे जरा बात कीजिएगा। ये डॉक्टर नदीम साहब जो बात करें बिल्कुल सही है कि वो एग्जेम्पशंस का जिक्र बार बार करते हैं, ये एग्जेम्पशंस दे दिए, वो एग्जेम्पशंस दे दिए, और फिर ये भी कहते हैं कि IMF की सारी शराइत भी पूरी। स्टील जैकेटेड एक स्ट्रक्चर है, उसमें जो भी कोई आता है उसको अकाउंटिंग बैलेंस करके, और देखें बस एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे दें फर्टिलाइजर के लिए, आप सब्सिडी दे दें बिजली के लिए,
आपने यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, यूथ को लोन्स दे दें, 2 मिलियन इनको दे दें, 1 मिलियन उसको दे दें, एसेट्स उनको दे दें, आप उनको कंप्यूटर्स दे दें। मेरा सिर्फ एक सवाल है, पिछले 50 साल में यही स्ट्रैटेजीज पहले अगर कारगर होती तो आज हमारे रिजर्व्स 4 बिलियन से डेफिनेटली ज्यादा होते। बिल्कुल सही। अगर ये कारगर नहीं हुई है तो व्हाई आर वी रिपीटिंग दैट एंड व्हाट इज रेवोल्यूशनरी इन दिस? मुझे बताइए। व्हाई आर वी एक्सपेक्टिंग न्यू रिजल्ट्स? आई वाज हियरिंग सिंस मॉर्निंग के रेवोल्यूशनरी बजट है। वेयर इज रेवोल्यूशन इन दिस होल बजट? मेरा अब सिर्फ एक सवाल है, अगर कहीं रेवोल्यूशन है, किसी को पता है, डॉक्टर नदीम भी बता सकते हैं, डॉक्टर साहब शाह साहब भी बता सकते हैं, कोई और भी बता सकता है, मुझे नहीं नजर आया। हाँ ठीक है, हमें सरवाइव करना है, मे बी किसी दिन हमारे पास इतने पैसे होंगे कि हम रेवोल्यूशन लाएंगे, लेकिन रेवोल्यूशन लाने के लिए जो अभी अतीक साहब बात कर रहे थे, अगर हमें अपने एक्सपेंडिचर्स कट करने हैं तो कट करें, वहां से फिस्कल स्पेस क्रिएट करके उनको वहां पे इन्वेस्ट करें जहां से पैदावारी सलाहियत बढ़े, जहां से वेल्थ क्रिएशन हो। मुल्क की सतह पर हमारी जो बचत है जो नज़र आ रही है, जो कम हुई है हमारी जीडीपी के मुकाबले में, सेविंग हमारे जीडीपी के मुकाबले में तमाम जो फिगर्स हैं वो कम हुए हैं, तो उनको ग्रो करने की ज़रूरत है, जाहिर बात है। तो ये मेरा ख्याल। अतीक मीर साहब, ये जो अभी बात कर रहे थे आप, उसी को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ये भी डॉक्टर शमाइल ने भी उसका जिक्र किया है कि देखिए, आपने कहा था कि हुकूमती सतह पर अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, जबकि कुर्बानियाँ जो हैं वो आवाम से मांगी जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम हुकूमती वुज़रा से या किसी से भी बात करते हैं तो आपको बताते हैं कि देखिए हम तो काम ही बगैर तनख्वाह के कर रहे हैं, हम तो तनख्वाहें भी नहीं ले रहे हैं, हम तो इस कदर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सो फिर मसला कहाँ पर है? ये क्यों अखराजात कम नहीं कर पा रहे हैं? ये ऑप्टिक्स जो है बड़े मैटर करते हैं। सही है, अगर कोई तनख्वाह नहीं ले रहा कि टीवी पे आपको बता देता है, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? उससे आवाम की हालत ज़ार तो वहीं की वहीं है, उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं? देखिए, जब आला सतह पे कोई मिसाल पेश नहीं की जाती तो निचली सतह पे लोग कहते हैं कि हमारा दिया हुआ टैक्स, उस पर ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और हम उसमें टैक्स की अदायगी का जज्बा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें कि हुक्मरान भी हमारे लिए मुखलिस हैं और ये भी ईमानदारी से हमारे टैक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो वो, लेकिन अगर देखेंगे तो ये तो सैर सपाटों में लगे हुए हैं। कोई चीन जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई कहीं, तो लोग ये बातें करते हैं। मैं अपनी तरफ देखता हूँ लोग इस बात से नफरत करते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि इस वक्त अवाम को भी रिलीफ देने के लिए, जैसा मैं कहता हूँ कि हम जो टैक्स पे छोटे ताजिरों का, स्पीडास का जो इनकी जो तादाद है वो 50% के करीब है, और एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो पूरे टैक्स का जो 50% से ज्यादा वो सनतकारों के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ अक्सर ये बात होती है कि छोटे ताजिर टैक्स नहीं देते, 1% 2% ये इनके नेट के अंदर है। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है, और वो ये है कि आप जो कोई भी टैक्स पॉलिसी बनाते हैं, वो जब हम धड़ाधड़ लोगों को नेट में लेकर आते हैं, उस सिस्टम में आ जाते हैं, फाइलर बन जाते हैं, तो दरमियान में अमेंडमेंट चलती है, यानी बजट दर बजट ये सिलसिला शुरू हो जाता है। आप एक साल के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं तो फिर आप उसको स्टेबल रखें, एक साल तो चले, तो फिर एतमाद मुतज़लज़ल हो जाता है। अभी देखिए इन्होंने कितना बड़ा एक गेम किया है, यही सागदार जिन्होंने 0.6% जो बैंकों में 50,000 से ज्यादा रकम निकलवाने पर जो ये टैक्स की एक शर्त रखी थी, वो पिछली हुकूमत ने खत्म कर दी। उससे बैंकों में एक बहार आई, बैंकों में एक बेहतरीन, मैं देखा कि उनकी ट्रांजैक्शन बेहतर हुई। अब फिर आपने 0.6% वही दोबारा रिपीट कर दिया। ये कौन सी बीमारी है आपको भाई? इससे क्या मिलेगा? अब देखिए फिर वो ट्रांजैक्शन रुक जाएगी, रुपए की रेल पेल यकीनन ये रुकेगी और बैंकों का कारोबार भी तबाह होगा। तो आप किसी भी बजट में स्टेक होल्डर से नहीं पूछते। मुल्क भर में दर्जनों चैम्बर्स हैं, आप किसी से राय नहीं लेते। ये राय लेना क्यों छोड़ दिया दूसरे चंद सालों से? IMF जो कहेगा वही बादशाह, वही माई बाप है, लेकिन आप छोटे ताजरों से भी नहीं पूछते, चैम्बर से नहीं पूछते, फेडरेशन का कोई किरदार नहीं है। अगर कोई अपने तौर पर भी तजावीज भिजवा दे, आप कह रहे हैं कि कोई मुशावरत तो नहीं जो है, कि लायक नहीं है।
और दूसरी तरफ अगर जब हुकूमती सतह पर हम बात करते हैं तो वो तो शिकवे करते हैं, वो ताजरों का आप कह रहे हैं ना, वो ताजरों से जिक्र शिकवा कर रहे होते हैं मीर साहब। वो कहते हैं देखें जी ताजिर नहीं सुनते, कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, वो तो इतनी वो भी मिसाल देते हैं कि देखें छोटी सी मिसाल है, मार्केटें नहीं टाइम पे बंद करते, वो तो शिकवे आपसे कर रहे होते हैं। बहरहाल मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो इस डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अतीक मीर साहब, आपसे जो सवाल किया था मैं उसके जवाब की तरफ बाद में आती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा डॉक्टर नदीम साहब को शामिल कर लूँ। नदीम साहब ने जाना भी है इस सेगमेंट के बाद। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ऑब्वियसली हम कर्ज़ों पे कर्ज़े ले रहे हैं, कर्ज़े लेते हैं पुराने कर्ज़े उतारने के लिए, और फिर ये एक जो साइकिल है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सो हम कब तक इस तरीके से सस्टेन कर सकते हैं? जब तक हमारी कैपिटल जनरेशन नहीं है, हम रेवेन्यू बेस नहीं बढ़ा रहे हैं, कितना अर्सा हम निकाल लेंगे? देखिए जी, 75 साल निकल गए, मेरा ख्याल 75 साल और निकल जाएंगे। दुनिया हम पे मेहरबान है तो दुनिया हमें पैसे दे देगी। बिगड़े हुए बच्चे कभी ठीक नहीं होते। दूसरी चीज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भी, बड़ी खुशी हुई मुझे सुन के कि आपने कैपिटल जनरेशन की बात की। मैं जितने टीवी प्रोग्राम देखता हूँ, जितने मुफक्किरों को सुनता हूँ, एक ही बात ही, टैक्स जीडीपी रेशियो। मैं इस चीज़ पर लिख लिख के तंग आ गया हूँ। टैक्स जीडीपी रेशियो को भूल जाए, ये एक वेस्टर्न एजेंडा है। हमें टैक्स जीडीपी रेशियो पर इतनी गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो काफ़ी है। हमें जो मुसीबत है कि हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम ही नहीं होते। अब हर पॉलिटिशियन चाहता है कि और भर्ती कर ले। आप बार बार गवर्नमेंट वेज इंक्रीजेस दे देते हैं। मुझे बताइए, पीआईए, रेलवे, आपके एसओईज का किसने सत्यानाश किया है? आपके एसओईज पब्लिक सेक्टर वर्कर्स ने तबाह किए हैं। आपके इतने जो इदारे हैं, जो इशरत हुसैन की कमेटी ने 2 दफ़ा कहा था कि 500 इदारे बंद होने चाहिए, वो 500 इदारे कब बंद होंगे? 18th अमेंडमेंट के बाद आपने फेडरेशन में 5 मिनिस्ट्री रखनी थी, आपने रखी हुई हैं पता नहीं कोई 56 या 60। ठीक है जी। अब ये जो फेडरल एजेंसीज हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी 5 बनी थी, वो ख़त्म हो गया काम, 5 फिर भी चल रही हैं। भाई उनको बंद कर दें। उससे पहले जितने इदारे थे, फॉर एग्जांपल BISP है, पॉवर्टी के 10 और इदारे हैं। इसी तरह NRSP, PRSP वगैरह 5-6 चल रही हैं। मैं तो इदारे गिन सकता हूँ हज़ारों जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। भाई इनको अब बंद करें, आगे चलें, काफ़ी आगे चलें। नई चीज़ों की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटीज़, आपने 300 यूनिवर्सिटीज़ बना ली हैं, आपके पास एक प्रोफेसर नहीं है। आप कहते हैं हमने 10-15 और बनानी है। भाई क्यों बनानी है? बच्चे आपके अनएम्प्लॉयड फिर रहे हैं, आप क्यों उनको ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं जबकि उनके पास नौकरियाँ ही नहीं है? इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में है नहीं, इन्वेस्टमेंट पर कोई बात नहीं करना चाहता, ना प्रोडक्टिविटी बात करना चाहता है। टैक्स से, डॉक्यूमेंटेशन से डर के कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ना आप कर रही हैं ना मैं कर रहा हूँ। हम सब डॉलर ढूंढ रहे हैं, मैं शर्तिया कह रहा हूं, हम सब डॉलर ढूंढ रहे हैं कि मुल्क से बाहर निकालें। भाई हम डरे हुए हैं। खुदा के वास्ते आप एक बजटरी रेजिम ऐसी बनाए जैसे बाकी दुनिया में थी। बजट आता पता भी नहीं चलता, लोग गौर भी नहीं करते क्या हुआ। बजट में कोई अनाउंसमेंट नहीं आती, अब टैक्स चेंज हो गया, वो हो गया, वो हो गया। ये खत्म करें, एक संभला हुआ निज़ाम बनाए जो सोच पे मबनी हो, जो तहकीक पे मबनी हो, जो एक बड़ी तहकीक की वाली डिबेट पे मबनी हो। ये जो कह रहे हैं कि अब ये पूछना चाहिए स्टेक होल्डर से, मैं वो भी नहीं चाहता। मैंने देख लिया स्टेक होल्डर से जब हम पूछते हैं तो वो हमें सब्सिडी मांगते हैं और क्या करते हैं। देखिए, एकेडमिया भी स्टेक होल्डर है, हम लोग भी स्टेक होल्डर। हमसे पूछे ना, एकेडमिया से पूछे। एकेडमिया कह रहा है भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, मरातों का सिस्टम खत्म करें, सब्सिडी खत्म करें, इंडस्ट्री को कंपेटिटिव होने दें। अगर अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती तो घर जाए। जैसे ऑटोमोबाइल को आपने पाला हुआ 70 साल से, वो एक चीज एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उनको बंद करें।
तो ये जो चीजें हैं ना, इस पे कब हम बात करेंगे, कब डिबेट करेंगे? टैक्स जीडीपी रेशियो हर कोई आ जाता है कि टैक्स लगाओ टैक्स, और भाई एक सूखा हुआ आम, उसमें से कितना जूस निकालेंगे आप? मर गए लोग, उनसे कितना टैक्स निकालेंगे आप? छोड़ दें इस चीज को। और कभी टैक्स लगता है बैंक डिपॉजिट पे, कभी रियल एस्टेट पे, कभी उधर कभी उधर, हर साल तो एक टैक्स चेंज होता है। तो हम करें क्या? कहां जाएं? फिर डॉलर लेकर बैठ जाएं चुप करके? ठीक है कि नहीं, बताइए। मैं हमेशा की तरह मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ आपका एनालिसिस डॉक्टर साहब, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऑब्वियसली वो आप उस तरीके से समझा रहे हैं कि एक आम आदमी को भी समझ में आए कि जनाब हम कर क्या रहे हैं, वेयर डिड वी एक्चुअली गो रॉन्ग। 2-3 चीजें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ये डॉक्टर शमाइल साहब देखें, ये सही कह रहे हैं कि दुनिया में बजट आते पता नहीं चलते, हमारे यहाँ इट्स लाइक एन इवेंट। Some people are waiting to celebrate, other are waiting to criticize कि पता नहीं क्या कर देंगे, वाह वाह हो जाए। सर जो कह रहे हैं, नदीम साहब जो कह रहे हैं, वो ये है कि we are repeating the same mistakes again. Yes. अगर हम अपनी पुरानी चीज को इवेल्युएट नहीं करते, उसकी हम समझते नहीं कि ये कॉन्स्टेंटली हमें लॉस दे रहा है, तो उसको मेरिट्स की बुनियाद पे, लॉजिक की बुनियाद पे बंद कर दें और नए रास्ते इख्तियार करें। वही चीज रिपीट कर रहे हैं, उसी में दोबारा पैसे डाल रहे हैं, तो वो जाया हो रहे हैं। तो अब कब तक करते रहेंगे? अब हमारे पास कोई खजाना, जो हम डेट भी हम सीलिंग्स को टच कर गए हैं, बुरे हालात हैं, तो इन हालात में, और लोगों ने हमें देने बंद कर दिए, तो ये सब कह रहे हैं कि भाई अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करें। एंड आई टोटली एग्री कि जो गैर जरूरी चीजें हैं, अगर फर्ज करें हमारा कोई वो खरीदना नहीं चाहता, स्टील मिल की हम बात कर रहे थे, नहीं खरीदना चाहता, नहीं स्टील मिल के, मैं तो आपसे ब्रेक में कह रही थी कि एक टाइम पे स्टील मिल के आपको इतने अच्छे पैसे मिल रहे थे, आपने कहा नहीं हमारा इदारा है, हम क्यों जाने दें। बहुत से इदारे जो हैं, अगर उनके कोई हमें एसेट्स नहीं मिलते, उसके प्रोसीड्स नहीं मिलते, सिर्फ उसको बंद करने से हमारा जो लॉस है वो एकदम कम हो जाएगा। तो हमें फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है और उसके बाद उसको रीएलोकेट करना है इनटू प्रोडक्टिविटी, और वहां से हमने आगे बढ़ना है। तो लॉजिक। दूसरी बात ये, आई टोटली एग्री, देखिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब वो आर्केइक किस्म के फाइलिंग सिस्टम्स और वो रजिस्टर और वो फाइल के ऊपर वो रिबन बांध के वो खत्म करें। अभी तक गवर्नमेंट के मेजॉरिटी लोग जो हैं उनकी डोमेन ही नहीं है, अब वो जीमेल के ऊपर ईमेल्स कर रहे होते हैं। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। देयर शुड बी कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट should be implemented in all the bureaucracy. यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, टाइमलाइंस कोई नहीं है, कोई टाइम स्टैंप नहीं है, हम फॉलो नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट क्या है, एलोकेशन क्या है, इसके रिस्क्स क्या है, पूरी दुनिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है। हम उसके अंदर उसमें से ईमेल जो है वो जीमेल पे भेज रहे हैं। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस, क्लोज दिस डाउन, मर्ज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और हमें इतने एडवाइजर्स की जरूरत नहीं है। अगर उनको तनख्वाह नहीं मिलती तो गाड़ी या पेट्रोल या दूसरी चीजें बंद करें। उन्होंने वो जो अभी पावर की एलिवेशन के इदारों का बताया, 714 बिलियन में से 200 या 300 आधा करें, इसको स्लैश करें। आपने गुर्बत खत्म करने के लिए जितने इदारे बना दिए हैं, उससे आप गुर्बत बढ़ा रहे हैं बाकी लोगों की। कोई चीज होगी ना, तो फिर अतीक साहब और वो तमाम लोग जो हैं वो बाखुशी 8 बजे दुकानें भी बंद करेंगे और बिजली भी बचाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, फिर आई लेट अदर्स स्पीक, वो ये कि हमें एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय कि उसकी गलती है, इसकी गलती है, हमें इन यूनिसन ये चीजें करनी है। इन यूनिसन का मतलब ये है कि मैं अपना हिस्सा डालूंगा, वो अपना हिस्सा डालेंगे, वो अपना हिस्सा डालेंगे। लीडरशिप का काम ये है कि वो सब लोगों को यूनाइट करके आगे की तरफ को चले, एंड डोंट वेट कि जी वो पहले करेगा तो फिर मैं पहले करूंगा। इसकी वजह से हम ब्लेम में रह जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं। तो मेरी राय में इट्स अबाउट टाइम। अब आई होप कि द गवर्नमेंट कैन रियली टेक दोज रेवोल्यूशनरी स्टेप्स, और आने वाली गवर्नमेंट और इसमें ये भी वही चीज है ना कि फिर आप दूसरों के हाथों ब्लैकमेल ना हो ना, आप कहें कि अच्छा ये हम कर देंगे तो वो फलां निकल आएंगे सड़कों पे, वो डी चौक पहुंच जाएंगे, वो रोड ब्लॉक कर देंगे, वो एहतजाज करेंगे। मेरिट्स पे, और जो किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी रजीम ने पहले अच्छा काम शुरू किया है उसको बंद नहीं करें, उसको मेरिट्स पे देखें, पब्लिक डिबेट करें। अगर वो मेरिट के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुल्क को, खजाने को फायदा दे रही है, मुल्क की तरक्की कर रही है, उसको नहीं रोके, रिगार्डलेस उस पर किसका नाम लिखा हुआ है, किसने शुरू किया था, आपके दोस्त ने किया था, आपके दुश्मन ने किया था। जो मेरे मुल्क के लिए फायदेमंद है वो मेरी कौम के लिए फायदेमंद है, उसको बंद नहीं करना। मेरिट्स के ऊपर हम, और ये बजट एलोकेट कर देना कि जी आपने फलां पैसे इतने दे दिए, फलां इदारे को दे दिए। अब जिस तरह हम एजुकेशन के लिए देखते हैं कि आपने इतने बिलियंस रख दिए जनाब के यूनिवर्सिटीज आपने बनानी है, यूनिवर्सिटीज आप पैसे दे बिल्डिंग्स बना दे, आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो देखें। ब्लैंकेट नहीं करें। देखिए ब्लैंकेट जब आप सब्सिडीज देते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो
उसमें जाता है, एक बास्केट में जाता है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। जब आप किसी भी प्रोग्राम को आगे प्लान करते हैं, उसकी फिर आप माइलस्टोन्स क्रिएट करते हैं, इसीलिए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कह रहा हूँ। माइलस्टोन्स आप क्वार्टरली करें, ईयरली करें, 6 मंथली कर लें, उसके बाद उसको डे टू डे आप फॉलो करते हैं। डॉक्टर नदीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में, देर हो गई लेकिन मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपका तज़किरा मैं जानूंगी। डॉक्टर नदीम साहब वांटेड टू ऐड समथिंग, फरमाइए। जी शाह जी, वेलकम शाह जी। लेट मी जस्ट से एंड आई होप शाह जी विल एग्री विद मी। देखिए प्लीज, प्रोजेक्ट के निज़ाम से निकल आए। ये जो हमें 1960s में हार्वर्ड ने सिखाया था, हम उसी में फंसे हुए हैं। प्रोजेक्ट हुकूमत नहीं चलाती, खुदा के वास्ते पॉलिसी, तहकीक और आ जाए रिफॉर्म की तरफ। प्रोजेक्ट कुछ नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट सिर्फ कर्जा बढ़ाता है। हम प्रोजेक्ट के निज़ाम से निकल आए। 2 चीज़ें हम ख़त्म कर दें अपने डिस्कोर्स में, एक प्रोजेक्ट, दूसरा टैक्सेशन। टैक्सेशन हमें मार देगी, हम टैक्स कर करके एक सूखे आम को ख़त्म कर देंगे। हम जो इकोनॉमी मर रही है उसको टैक्स करी जा रहे हैं। तो ये जो आपके तजियाकार हैं, इनको कहें टैक्स की बातें बंद कर दें, इन्वेस्टमेंट की बात करें। और दूसरी चीज़ ये बात बंद कर दें, प्रोजेक्ट नहीं हमें चाहिए। प्रोजेक्ट बहुत हो गए इस मुल्क में, हमने सड़कें इतनी बना दी हैं कि मेरा ख्याल अब पाकिस्तान में जगह ग्रीन फील्ड रह गए कोई नहीं। आगे चलें जी, पॉलिसी हमारी क्या है? हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कोई नहीं है, हमारी ग्रोथ पॉलिसी कोई नहीं है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी कोई नहीं है। सिर्फ यूनिवर्सिटियां बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं। वी हैव नो एजुकेशन पॉलिसी। सिंगल नेशनल करिकुलम इज नॉट एन एजुकेशन पॉलिसी, दैट्स अ स्टेप बैकवर्ड्स। तीसरी चीज, जो कहता है मैं मुफ्त काम कर रहा हूं, उसको ट्रस्ट ना करें। डू यू ट्रस्ट अ पर्सन हु कम्स टू योर हाउस एंड सेज मुफ्त काम करूंगा? वो नहीं कर सकता। मुफ्त काम वो करते हैं, आप देख लें, मराते हैं इनकी, आपके सामने है नैब के चेयरमैन की मरात। 2 कनाल जमीन भी मिली है। आप प्लॉट को नहीं खत्म करते, आप सरकारी घरों को नहीं खत्म करते, आप गाड़ियों को नहीं खत्म करते। ये असासे आप जमा कर लें, आपका डेट खत्म हो जाएगा। आज सरकारी घर जितने हैं वो खत्म करके पैसे निकाल लें तो आपका डेट खत्म हो जाता है। सलमान शाह साहब, आपके ज्वाइन करने से पहले मैं ये जिक्र करी थी, मैंने कहा हुकूमत के बहुत सारे वज़रा तो आजकल आके कहते हैं देखे हम तो तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं। तो नदीम साहब उसका जिक्र कर रहे हैं कि जो कहता है ना मैं मुफ्त काम कर रहा हूँ उसको ट्रस्ट मत करें। मुझे ये बताइए, ऑब्वियसली बजट आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बजट के अंदर बड़ी सतही बातें हो रही होती है, सरफेस में बातें हो रही होती है, और जो हमें मेन चीज़ें करनी है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती है। आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? और ये जो डॉक्टर नदीम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की बात ही कोई नहीं करता, आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, क्या आपने किया है, इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी का कुछ पता है? देखिए, अब सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। आपके ऊपर तकरीबन 135 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्जे है, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो आप उसको पे बैक करेंगे। हर साल उसका आपको 20 अरब डॉलर वापस करना पड़ता है, हर साल उसके ऊपर 5 अरब डॉलर का इंटरेस्ट देना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स आपके पास है नहीं है, इकॉनमी आपकी इनवर्ड लुकिंग है। पेट्रोलियम जो है प्रोडक्ट्स वो भी आप इंपोर्ट करते हैं, ताकि बिजली भी आप इंपोर्ट करते हैं। एनर्जी इज़ टोटली इंपोर्टेड। बाकी आपने सारी जो बिल्कुल नदीम ने सही कहा कि आपने जो भी इंडस्ट्री लगाई है वो चलती सिर्फ प्रोटेक्शन के तहत। सो अगर आप देखें कि इकोनॉमिक सर्वे में तो एक पिक्चर पेंट की है, हर चीज़ जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में गई है और कोई अहदाफ पूरे नहीं हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये बजट ऐसे लगता है कि बड़ा एक अच्छे मुल्क में ये बजट बन रहा है, कोई इसके मसले नहीं है। अब मैं इसका देख रहा था कि अगर इसका 14,000 अरब तो फेडरल गवर्नमेंट का लगाया हुआ है, इसमें आप 10,000 अरब और डाल दें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जो खर्चे करने हैं, तो 20-22 हज़ार अरब रुपया आप एक ऐसी हुकूमत के हवाले कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की तमाम हुकूमतें ये हैं कि वो बिल्कुल बेड़ागर्क कर देंगे। उसमें से कोई आपको रिटर्न नहीं आएगा, कोई आपको उसमें से सर्विस नहीं मिलेगी, उसमें कोई आपका जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी, कोई किसी किस्म की एफिशिएंसी नहीं आएगी, किसी किस्म की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, किसी किस्म का इकोनॉमी में कंपेटिटिवनेस नहीं आएगी।
अब आप पिछले साल का बजट देख लें, वो भी इतना बड़ा था, वो उस वक्त कोई 18,000 अरब का बजट बनाया था। इस दफा कोई 22-23 हजार अरब का बजट बन रहा है। तो ये पैसा कौन देगा? ये तो हम ही दे रहे हैं ना, और सारे कर्जों पे कर्जे वो लेते चले जा रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान का जो मसला है, वो पाकिस्तान का मसला इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, बांग्लादेश से हम कंपैरिजन हर वक्त करते हैं, बांग्लादेश का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 35% है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 15% से भी गिर गया। मेरा ख्याल इस दफा 13%, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 13% है। 13% हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम प्रॉबेबली सही नहीं नंबर है, वो अगर करते भी हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कोई नहीं है। बांग्लादेश 35% कर रहा है। हमारा टैक्स हम कर रहे हैं। टैक्स ने बिल्कुल सही बात की नदीम ने, तमाम इन्वेस्टमेंट को उसने पाकिस्तान से भगा दिया है। सब 2 नंबरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इकोनॉमी को हमने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि कोई हिल ही नहीं सकता। अगर कोई आप रिलीफ भी देते हैं तो उसमें जब आप वो पढ़ते हैं ना कि ये कौन कर सकता है, उसमें 600 किस्म के एनओसीज होते हैं, और जब तक बाबू ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं करने, उस वक्त तक आप काम ही नहीं कर सकते। सो आई थिंक वी नीड अ वेरी मेजर रीथिंक ऑन द इकोनॉमी। दुनिया की 5वीं सबसे तो बड़ी आबादी है, सारा कुछ है। इसी पे जरा पहले बात कीजिएगा कि जो फिर हम हर हुकूमतों से और ये सुन रहे होते हैं कि जी वो हम तो इन्वेस्टर को यहाँ पे लाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और फिर ये जो दौरे हो रहे होते हैं और वहां जाके पता नहीं वो बिजनेस कम्युनिटी से मिला जा रहा होता है, हुकूमती सतह पे भी बड़े एमओयू साइन कर रहे होते हैं, फिर हमें आवाम को आके बताया जाता है कि हमारा पूरा फोकस जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी, अपने इन्वेस्टर को भी बड़ा हम फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सारा फिर क्या है मीर साहब? देखिए, ये वो कहते हैं कि मेरी आनिया जानिया देख, तो इनकी फुर्तियां देखें। ये बाने बाने से कोई कहीं एमओयू साइन कर रहे हैं, कहीं एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कहीं मुआहदे तय हो रहे हैं। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि हम इतनी अचीवमेंट है, लोगों ने हमें इतनी अहमियत दी है कि हर मुल्क हमारे साथ इकोनॉमी में मुआहदे कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो कागजात कहाँ चले गए मुआहदों के, इसे किसी को नहीं पता। देखिए, जिस तरह एक कहते हैं कि दूसरे कबूतर को लाने के लिए आपको अपने कबूतर उड़ाने पड़ते हैं, तो वो फिर उसमें शामिल होकर आता है। इसी तरह इन्वेस्टर्स के लिए लाजिम है कि मुकामी इन्वेस्टर हौसला करे। जिस मुल्क का अपना इन्वेस्टर ही खदशात का शिकार है, तो कैसे मुमकिन है कि दूसरे मुल्क से कोई इन्वेस्टर आएगा, कोई दूसरे घर में जाके पैसा लगाता है, फिर वो इस तरह के इन्वेस्टर्स आएंगे जिस तरह हमें के इलेक्ट्रिक के गफरीत एक तौक हमारे गले में पड़ा है कि वो फिर लूट मार की सूरत में वो पैसे बाहर भिजवाते हैं, लोगों को भी लूटते। तो ये इस तरह के इन्वेस्टर्स नहीं चाहिए हमें। यहाँ तरक्याती कामों के लिए हमें मुकामी इन्वेस्टर्स को भरोसा देना होगा, ऐसी पॉलिसीज बनानी होगी कि मुकामी लोग पैसा निकालें। और कौन नहीं चाहता कि वो पैसा है और वो उसको कहीं ना कहीं कारोबार में लगाए? हर कोई चाहता है, लेकिन आप ऐसा एनवायरमेंट तो बनाएं, आप ऐसी पॉलिसीज तो दें, आप कम से कम इतने मोतबर तो हों। आप तो मोतबर भी नहीं है। आपको लोग ये समझते हैं कि आप लूटेंगे और फिर फूटेंगे। तो जिस हुकूमत का ये इमेज हो, ये परसेप्शन हो कि हम ये लूटेंगे और फिर भाग जाएंगे, तो देखें डाकुओं के हवाले तो कोई कुछ नहीं करता। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हम सबसे बड़ा जो मौलिक हमारे ऊपर जो एक सोच है वो गैर यकीनी, बेयकीनी सूरत हाल है। हम कल के बारे में परेशान हैं, हमें यकीन नहीं कि कल को बेहतर होगा। यही सबब है कि हम पैसा नहीं निकालते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम कारोबार को आगे नहीं बढ़ाते, हम नई फैक्ट्रियां नहीं लगाते। क्योंकि सबको एक ही खदशा है कि पैसा डूब जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। जिस मुल्क का अपना ताजिर, अपना सरमायाकार, अपना सनतकार इस कदर इस हौलनाक सूरत हाल से दुचार, तो कैसे मुमकिन है कोई बाहर से आएगा? दुनिया ने तरक्की उस वक्त की कि जब कोई बाहर से आया। देखिए जापान की कितनी कंपनियों ने चाइना में इन्वेस्टमेंट किया, चाइना कहां से कहां पहुंच गया। इसी तरह
चीनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। उस सीपैक की हालत देखने के बाद उस पर जो सियासत हुई यहाँ पर, मैं हैरान हूं कि हमें एक सुनहरी मौका अल्लाह ने दिया, उस पर भी हमने वो सियासत के जरिए उन्हें खदशात का शिकार कर दिया। तो टैक्स हमें नहीं मिलता, कर्जे हमें नहीं मिलते। अच्छा, आज आके आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की बात की कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर कैसे आएगा जब अपना ही यहाँ पे तैयार नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। कबूतर वाली मिसाल वैसे अच्छी लगी मुझे आपकी, तो कि हमारे तो अपने कबूतर ही नहीं घर वापस आ रहे, तो हम बाहर वाला कबूतर क्या लेके आएंगे। शमाइल दाऊद साहब, इन्वेस्टर का, अपने इन्वेस्टर का कैसे आप एतमाद बहाल करेंगे? वो कह रहे हैं ना कि उनको आपने क्या दिया है, क्या फैसिलिटेट, किस तरीके से? कि जिस तरह डॉक्टर नदीम भी कह रहे थे, मैं पहले तो एक क्लैरिफाई कर दूं, वो मिस समझ नहीं पाए, मैं प्रोजेक्ट लगाने की बात नहीं कर रहा था, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी कि उसकी जो तरीकेकार है उसकी बात कर रहा था। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तरीका होता है जिससे आप एग्जीक्यूट करते हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी जो नाम प्रोजेक्ट हटा दें उसका, लेकिन वो प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अच्छा, बात यह है कि हमारे यहाँ रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। जिस तरह शाह साहब कह रहे थे, डॉक्टर नदीम कह रहे थे, अतीक साहब कह रहे हैं, रेगुलेशन की आलम है कि एक्सपोर्ट की, हम टेक्सटाइल की बात करते हैं, 1 महीने का टर्न अराउंड टाइम है, एक एवरेज मैं बात कर रहा हूँ। ये इस पे किसी ने तहकीक की थी और वो मैंने भी पढ़ी, इंटरेस्टिंग थी कि 1 माह में इंपोर्ट होती है कोई प्रोडक्ट, उसको टर्न अराउंड करके एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं बांग्लादेश में। यहाँ पे वही वक्त जो है वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक चला जाता है। रेगुलेशन, आना जाना, पोर्ट पे क्लियरेंसेस। सो दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है फास्ट पेस के ऊपर। हम जो हैं रेगुलेशन को बतौर रेगुलेशन कर रहे हैं बिकॉज उसके अंदर करप्शन एलिमेंट्स होते हैं, और जितना ज़्यादा मुश्किल क्रिएट की जाती है उसके ज़रिए इन हालात में कभी भी आपके एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे। आपको मुकाबला करना है उनके साथ, तो एक तो फास्ट पेस होना, अपने लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लफ्ज आज भी उसके अंदर जिक्र है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हर दफा होता है, लेकिन वो इसका मकसद डॉक्यूमेंटेशन की हद तक पूरा करके और आंखों में वो झोंकने के मुतरादिफ नहीं है। रियलिटी की बात करें तो जब तक आप इस किस्म की चीजें नहीं करेंगे कि डोमेस्टिकली जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं। दूसरी बात ये, जापान की मिसाल अभी दे रहे थे, चाइना की मिसाल दे रहे थे, वहां पर जो उनका जो मॉडल है वो ये है कि उनकी आज उनके जो मुल्क है उसकी पहचान बहुत बाद में बनी, लेकिन होंडा, टोयोटा, सैमसंग, इस किस्म के जो कंपनीज हैं उनसे मुल्क की पहचान बनती है। आप उनको इदारों को उनके रास्ते से जो रुकावटें वो हायल हैं उनको दूर करें और उनको परवान चढ़ने में मदद करें, ब्लैंकेट कोई काम ना करें। और दूसरी बात यह कि प्रोजेक्ट, जिस तरह मैंने कहा कि जो भी आप काम करें उसको रोटेशनल बेसिस के ऊपर इस तरह से सब्सिडी दें, इस तरह से हेल्प करें, इस तरह से टैक्स इंसेंटिव दें कि जिसके जरिए आपकी पैदावारी सलाहियत में इजाफा और एफिशिएंसी बेहतर हो रही हो और अपने फैलाव को जो है वो आप कंट्रोल करें। यही तरीक़ेकार है। इसी के बाद आप इन्वेस्टर लोकल को भी अट्रैक्ट करेंगे, बाहर से भी लोग आएंगे और आपके अपने इन्वेस्टर और आपके जो यंगस्टर्स हैं वो भी आगे जो है मार्केट में डेवलप। अच्छा, सलमान शाह साहब, एक IMF के हवाले से भी जरा बताइएगा। जिस तरह आज भी देख रहे थे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपनी तो तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आज कैबिनेट मीटिंग के बाद बात की है कि हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेरी MD IMF से 1 घंटा फ़ोन पे बात भी हुई है और अभी तक उसके बावजूद अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा तो क्या मामला चलेंगे? ये नहीं होता है तो तब हम कब तक सस्टेन कर सकेंगे इसी तरीके से? देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि IMF जो चीज़ें कहता है वो हमारे फिर रजिस्टर ही नहीं होती। सो हम समझते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें कही हैं हमने पूरी कर दी हैं, हकीकत में वो हमने कभी पूरी नहीं की होती। सो अभी आप इस बजट को भी देख लें, जब ये फाइन प्रिंट IMF के पास जाएगा तो वो उनको नज़र आ जाएगा कि कोई भी इसमें प्राइमरी सरप्लस की बातचीत है ही नहीं है, क्योंकि इसमें ये जिस तरह से मसलन PSDP का पंजाब का सिर्फ 4 महीने का बजट है और इस तरह से अगर उस 426 या कितना बिलियन रखे गए हैं, लेकिन अगर पूरे साल में करेंगे तो वो तकरीबन 1000 अरब से ऊपर चले जाएगा। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी कि ये वाकई इन्होंने वो पूरी की है या नहीं की। बहरहाल आई थिंक कि वो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट मीटिंग है जून में, उसके बाद तो ये जून 30 को प्रोग्राम ही ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल हम आई डोंट थिंक कि हम कोई सीरियस किस्म के लोग हैं और
अगर हमने करना होता Unfortunately, I have run out of time. I have to wind up here. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर नदीमुल हक साहब, डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब और अतीक मीर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. That's all for tonight. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.